Good morning student, myself प्रतिभा पोसवाल गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। स्टूडेंट्स, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज बेगू में स्वागत है। आप लोगों उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप लोगों को जिस पता है भाई कोरोना की स्थिति है, उस वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। वो आप लोगों का जो पेपर फर्स्ट है फिजिक्स का, मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी एंड कंटिन्यूस मीडिया, उसकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। वैसे तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन हम इनको क्योंकि आपके सिलेबस में है दोबारा से एक बार रिपीट कराएंगे, पढ़ाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। फिर भी बच्चों, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। बच्चों, न्यूटन से जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने एक नियम दिया था, 3 नियम दिए थे। उन्हें कहा जाता है न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के नियम। ये जो न्यूटन के गति के नियम थे, ये किसी भी वस्तु के या पार्टिकल के बिहेवियर को बताते हैं, उसके व्यवहार को दर्शाते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर कोई बल कार्य करता है तो वो फिर किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। ये न्यूटन की गति के 3 नियमों के द्वारा हमें पता लगता है। एक इंग्लिश के भौतिक विज्ञानी, फिजिकल या मैथमेटिक्सियन थे आइजैक न्यूटन, उन्होंने ये नियम दिए थे, इसलिए इन्हें न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था, वो क्या था? न्यूटन का प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करता तब तक एक समान गति बॉडी और पार्टिकल एक समान गति पर रहेगा। यानी कि बाह्य बल जब तक कार्य नहीं करता तब तक कोई भी एक पार्टिकल या बॉडी है वो उसी प्रकार से गति करती रहेगी। चाहे वो अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। तो ये था न्यूटन का गति का प्रथम नियम। यानी कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, जैसे फुटबॉल है, ये स्थिर है तो ये स्थिर रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। इस प्रकार से अगर ये गति कर लिया तो ये गति करती ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य करके इसको नहीं रोके। तो गति का जो पहला नियम है ये बताता है कि वस्तु है जो उसकी दिशा स्टार्ट होना, बंद होना या परिवर्तित होना वो स्वयं नहीं कर सकते जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना करे। यानी कि उसको बदलने के लिए बाहर से किसी न किसी बल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। गति की अपनी स्थिति में इस परिवर्तन का विरोध करने के लिए जो इस प्रॉपर्टी है, इस गुण है वस्तु का, इसको बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व। तो इसलिए न्यूटन के गति के जो इस प्रथम नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है वो अपने में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। और वस्तु जो अपने होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तो वस्तु के इस गुण को कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व। तो इस नियम को इसलिए क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एक बस है, एक बस में बैठे हैं और बस चल रही है, यानी कि बस एक समान रूप से गति कर रही है। जैसे ही बस पर एकदम से फोर्स लगता है, यानी कि अगर बस एकदम से रुकती है तो हमारा शरीर क्या होता है? हमारा शरीर फिर भी आगे की तरफ, क्योंकि वो एक समान रूप से गति करने का प्रयास करता है, तो उसमें अपने आप में होने वाली गति का विरोध करता है, परिवर्तन का। तो इसलिए जो हमारा शरीर है वो आगे की तरफ ही चलने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही बस एकदम से रुकती है तो हमें क्या लगता है? एक झटका लगता है आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो आगे की तरफ ही गति करती है, लेकिन हमारे पैर जो हैं वो बस के साथ रुक जाते हैं, इसलिए हमें आगे की ओर एक क्या लगता है? बल लगता है। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहने का प्रयास करती है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अगर एक जैसे ग्लास है, ग्लास के ऊपर पेपर और पेपर के ऊपर कॉइन है, तो जैसे ही हम एक इस पेपर को बल लगाकर, फोर्स लगाकर अपनी स्थिति से हटाते हैं तो कॉइन क्या जिस स्थिति में है, यानी स्थिर है, तो स्थिर ही रहने का प्रयास करता है। इसलिए जैसे ही पेपर हटाते हैं तो कॉइन उस स्थिति में रहने का प्रयास करता है, इसलिए पेपर हटते ही वो किस में चला जाता है? ग्लास में चला जाता है। यानी कि इससे हमें पता लगता है कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहने का प्रयास करती है, और इस एग्जाम्पल से पता लगता है
सकता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहने का ही प्रयास करते हैं, यानी कि कुछ समय तक उसमें वही उसी पुराने, अगर गतिशील है तो गतिशीलता को अपनाएगी और अगर स्थिर है तो स्थिरता को अपनाएगी। तो ये तो था गति का प्रथम नियम। अब न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या कहता है? न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि किसी भी वस्तु का जो शुद्ध बल है, यानी कि जो बल है उससे जो उत्पन्न जो त्वरण है वो उस शुद्ध बल के परिमाण के क्या होता है? समानुपाती होता है। और ये जो बल है इसकी समान उसी दिशा में होता है, वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि गति का जो दूसरा नियम है, हम उसको कह सकते हैं कि एक बॉडी पर कार्य करने वाला जो बल है वो उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F = होता है ma, यानी कि जितना अधिक त्वरण होगा उतना ही अधिक बल या फोर्स लगेगा। जैसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं F = ma के लिए, तो यानी कि जैसे फुटबॉल है, अगर इस फुटबॉल पर जितना अधिक फोर्स होगा उतना ही अधिक इस पर क्या लगेगा? एक्सेलरेशन लगेगा, यानी उतना ही अधिक इसका वेग होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो जितना अधिक इस पर फोर्स लगेगा उतना ही अधिक इस पर एक्सेलरेशन या त्वरण कार्य करेगा। तो ये तो गति का दूसरा नियम। गति के दूसरे नियम को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, हम जानते हैं फोर्स F = होता है dp/dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दर। यहाँ बोल सकते हैं F = dp/dt। p, यहाँ p क्या है? संवेग। संवेग क्या होता है? m × v, द्रव्यमान गुना वेग। यहाँ पर हम इस इक्वेशन में p की जगह क्या पुट करेंगे? mv, तो ये पुट कर दिया mv। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो एक बार m को कांस्टेंट रख के v के सापेक्ष dv/dt प्लस एक बार v को कांस्टेंट रख के m के सापेक्ष dm/dt। तो यदि m क्या है? अगर कांस्टेंट माना जाए कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट है तो dm/dt = क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाली जो पद है हमारा वो क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास आएगा F = m dv/dt, और dv/dt क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी एक्सीलरेशन, त्वरण। तो इसलिए F = क्या हो जाएगा? ma, और यही गति का क्या है? सेकंड नियम है। तो गति का जो सेकंड नियम है उसको ये भी बोल सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। ये भी गति का सेकंड नियम ही कहलाता है, और ये भी गति का सेकंड नियम कहलाता है मैथमेटिकल टर्म में, कि संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल को एक दूसरे वर्ड में देखें कि यदि मान लो कि किन्हीं वस्तुओं पर लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों का क्या है? बराबर है। अगर लगने वाला फोर्स बराबर है तो F = क्या होता है? ma। तो यदि मास अधिक है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम, और यदि मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अधिक होगा। तभी दोनों का जो फोर्स है वो क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु पर स्मॉल एक्सेलरेशन होता है, यानी कि कम त्वरण होता है, और कम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लार्ज एक्सेलरेशन होता है, यानी कि अधिक त्वरण कार्य करता है। अब है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। की न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है, यानी प्रत्येक एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन होता है जो उसके बराबर ही होता है फोर्स में, तो लेकिन उसकी विपरीत दिशा में होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु एक पर वस्तु 2 द्वारा लगाया गया बल क्या है? F12 है, तो इसके अपोजिट जो क्रिया होगी या प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी? F21, लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस चिन्ह, यानी कि F12 = -F21। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, यानी एक्शन रिएक्शन के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि प्रत्येक फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर फोर्स पर एक बल एक्शन फोर्स आगे लग रहा है तो इसके अपोजिट दिशा में इतना ही बल पीछे की ओर भी कार्य करेगा, या जो इसका क्या कहलाएगा? रिएक्शन फोर्स कहलाएगा। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक्शन रिएक्शन के। जैसे कि बंदूक, अगर बंदूक से जब गोली चलती है तो एक गोली जब आगे की ओर फोर्स लगाती है इसको बोलते हैं
एक्शन, ये आगे की ओर। तो इसके अपोजिट दिशा में, यानी कि ये जो गोली है ये इस पर बंदूक पर भी बल लगाती है, जिसे बोलते हैं रिएक्शन। और इस रिएक्शन की वजह से ये जो बंदूक है जो पीछे की ओर झटका लगता है, और जिसकी वजह से हमारे कंधे पर झटका लगता है, यानी वो इसका रिएक्शन होता है। यानी गोली के पर लगा हुआ फोर्स एक्शन, और बंदूक पर लगा हुआ वो फोर्स रिएक्शन, जिसकी वजह से कंधे पर पीछे की ओर क्या लगता है, झटका लगता है। उसी प्रकार से जब हम चलते हैं तो हमें आगे की ओर हम चलते हैं तो ये जो हमारे पैरों से पीछे की ओर पृथ्वी पर जो बल लगता है उसे बोलते हैं एक्शन, जिसकी वजह से हम पैरों को पीछे की ओर ले जाते हैं। लेकिन उसके अपोजिट जो पृथ्वी है वो हमें आगे की ओर धक्का देती है, यानी आगे की ओर बल लगाती है, जिसे बोलते हैं रिएक्शन। और इसी रिएक्शन की वजह से हम पृथ्वी पर आराम से चल सकते हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी पर चलने का एक कारण है एक्शन रिएक्शन फोर्स, जो हमारे संतुलन को बनाए रखता है। सिर्फ एक्शन पीछे की तरफ, रिएक्शन आगे की तरफ। इसी के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है जो नीचे की तरफ लगता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होता है जिसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल, जो कि ऊपर की ओर लगता है। तो इस प्रकार से चारों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इन फोर्स के संतुलन की वजह से ही हम पृथ्वी पर क्या करते हैं, चल पाते हैं। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों का जो ये फोर्स है यानी कि संतुलन है, ये नहीं बन पाता है जब वो छोटे होते हैं। इसी वजह से वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। जब कोई बच्चा यानी कि बालक है, अगर वो नाव पे से उतरता है तो वो नाव को पीछे की ओर धक्का देता है, और उसी प्रकार से उसका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो जो नाव होती है उस बच्चे को आगे की ओर धक्का देती है, यानी फोर्स लगाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी में प्रत्येक जगह पर कहीं ना कहीं एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते रहते हैं। जैसे कि रॉकेट है, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो नीचे बहुत ज़्यादा गड्ढा कर देता है, क्या यानी कि वो ऊपर जाता है तो ऊपर एक्शन फोर्स, और वो उसका अपोजिट नीचे रिएक्शन फोर्स हो जाता है। इस प्रकार से एक्शन और रिएक्शन फोर्स कार्य करते हैं। तो ये है गति के 3 नियम। पहला नियम जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। दूसरा फोर्स होता है कि संवेग में परिवर्तन की तब बाह्य बल के क्या होता है, समानुपाती होती है, यानी कि F = ma। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है कि जितना अधिक मास होगा उतना ही उतना कम एक्सीलरेशन, जितना कम मास उतना अधिक एक्सीलरेशन। और जो तीसरा नियम है उसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या एक्शन रिएक्शन फोर्स, जिसमें एक वस्तु पर अगर एक्शन क्रिया की जाती है तो वो वस्तु विपरीत दिशा में समान बल लगाती है, जिसे बोलते हैं प्रतिक्रिया बल, यानी कि रिएक्शन फोर्स। तो ये बच्चों गति के 3 नियम थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।